हेलो क्लास, वैद आईसीएस लॉ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आईपीसी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो हमारे एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस को कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारा है बात करता है रॉन्गफुल गेन मीन्स। सदोष लाभ क्या अर्थ है या सदोष अभिलाभ का क्या अर्थ है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। The first option of this question is gain by lawful means of property which the person gaining is not entitled. Gain by unlawful means of property which the person gaining is not entitled. And C, gain by unlawful means of property which the person gaining is entitled. And D option is all the above. यहाँ पर जो हम लोग सदोष अभिलाभ या सदोष हानि की बात करते हैं तो पहले सबसे समझते हैं कि हम लोग अगर ये जो हम आईपीसी की किस जगह पर इस वर्ड को बताया गया है, डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है, सेक्शन 23 भारतीय दंड संहिता है, उसका सेक्शन 23 क्या बात करता है, धारा 23 सदोष लाभ और सदोष हानि के बारे में बात करता है। सदोष लाभ को समझे बहुत आसान शब्दों में, किसी व्यक्ति के द्वारा अनलॉफुल मीन्स के द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जब अवैध साधनों के द्वारा किसी व्यक्ति को लाभ प्रदान किया जाता है, लाभ प्राप्त करते हैं, सदोष लाभ या सदोष अभिलाभ कहा जाता है। और उसके कृत्य से अगर किसी व्यक्ति को हानि होती है और ऐसा कार्य फिर किस संसाधनों से द्वारा किया जाना चाहिए, तो इसको भी अनलॉफुल मीन्स के द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब अवैध संसाधनों या अवैध माध्यम के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसमें दोनों में कॉमन चीज क्या है, अनलॉफुल मीन्स। तो हम इसको देखेंगे कि हमारा जो वर्ड अनलॉफुल मीन्स किसमें होना चाहिए, और जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको लूज करने के लिए, जिसको खोने के लिए वो क्या है, हकदार है या हकदार नहीं है। इस बात को भी देखा जाएगा कि वो इंटाइटल्ड है या नहीं। तो पहले हमें देखिए, इज गेन बाई, मैंने कहा दोनों में होना चाहिए अनलॉफुल। यहाँ पर वर्ड क्या आ गया है, लॉफुल, मतलब ये आंसर आपका ऑप्शन सही आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गेन बाई अनलॉफुल मीन्स, कैसे प्राप्त करता है, अनलॉफुल मीन्स अवैध तरीकों से, अवैध साधनों से प्राप्त करता है। आप प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट इंटाइटल्ड, मतलब जिसको प्राप्त करने का वो अधिकारी नहीं था, उसको क्या करता है, अवैध तरीके से प्राप्त करता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम इसको समझें तो इसको देख सकते हैं। यहां पर हम देखें सेक्शन 23 ऑफ आईपीसी जो बात करता है, जिसने डिफाइन किया है सदोष अभिलाभ और सदोष हानि को, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन जो है वो क्या बात करता है, रॉन्गफुल गेन इज गेन बाई अनलॉफुल मीन्स। मैंने क्या बताया था, अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट इंटाइटल्ड, इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। दोनों वर्ड आ गए, लीगली इंटाइटल्ड नहीं था और क्या होना चाहिए, अनलॉफुल मीन्स के द्वारा उसे गेन करता है। रॉन्गफुल लॉस की अगर बात करें तो यहां पर क्या क्या आता है, रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स। देखिए यहां पर भी क्या है, अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन इज लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड। जिसे वो रखने का, जिसे वो प्राप्त करने का हकदार था, अगर उसको क्या हुआ, क्या आता है, रॉन्गफुली अनलॉफुल मीन्स के द्वारा उसको लूज कर देता है, जिसपे उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति का, उस वस्तु का क्या था, उसको हकदार था उसको रखने का, तो उसे क्या कहा जाएगा, रॉन्गफुल लॉस कहा जाएगा, जो कि सेक्शन 23 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बात किया गया रॉन्गफुल लॉस मीन्स, तो अभी मैंने आपको बताया रॉन्गफुल लॉस जो है वो सेक्शन 23 के पैरा 2 में ही बताया गया है, और उसमें क्या है, अनलॉफुल मीन्स। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है अनलॉफुल मीन्स मिल गया, और यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड, मतलब क्या है, यही आपका आंसर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में जो ऑप्शन देखे तो वहां पर लॉफुल आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में भी क्या बात करता है, लॉफुल की बात करता है, तो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया, बताया कि जो साधन होना चाहिए इसको प्राप्त करने का या खोने का, तो दोनों पर अनलॉफुल मीन्स होने चाहिए, अवैध साधन होने चाहिए, अवैध साधनों के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मतलब संपत्ति की अवैध तरीकों से हानि, जिसे खोने वाला व्यक्ति विधिक रूप से हकदार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है वो फ्रॉडलेंटली हैज बीन डिफाइंड एज डूइंग एनीथिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देने की आवश्यकता है, इंटेंट टू डिफ्रॉड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या इंटेंशन रखता है, आशय रखता है डिफ्रॉड करने का था, इंटेंट टू डिफ्रॉड, जब किसी को डिफ्रॉड करने के लिए
कपट करने के आशय से जब कोई कार्य किया जाता है तो उसका कहा जाता है कि वैसा कार्य जो है वो कपट पूर्वक किया गया। और इसको कहां पर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइंस द वर्ड फ्रॉडलेंटरी। हमारा जो तरीका है, जो हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं कि हम एक के साथ अन्य ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हम एक से अधिक क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो सेक्शन 23 की बात अगर कर लें तो सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की बात करता है, जिसके बारे में हम पहले ही 2 क्वेश्चनों में समझ चुके हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 24 जो है, सेक्शन 24 किस बात की बात करता है, तो सेक्शन 24 जो बात करता है वो बात करता है डिसऑनेस्टली की। किसको डिफाइन करता है, डिसऑनेस्टली को। और डिसऑनेस्टली वर्ड को समझने के लिए हम समझें कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई व्यक्ति आशय विद इंटेंशन किसी को साशय अभिलाभ पहुंचाने या साशय हानि मतलब सदोष लाभ या सदोष हानि पहुंचाने के संबंध में कार्य करता है, तो ऐसा कहा जाता है उसने ऐसा कार्य बेईमानी पूर्वक किया या डिसऑनेस्टली किया। तो ये सेक्शन 24 बात करता है। 26 जो सेक्शन है ये बात करता है रीजन टू बिलीव की बात करता है, विश्वास करने के कारण के बारे में बात करता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव को समझने के लिए हम एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। ए जो है, ए अपनी कार से कहीं जा रहा है और ऐसे रास्ते से गुजर रहा है जो जंगल झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता है। एक जगह वो देखता है कि एक झाड़ी है, उस झाड़ी के पीछे वो झाड़ी हिल रही है, उस झाड़ी के पीछे कोई किसी के होने की आशंका उसे होती है कि इसके पीछे कोई जंगली जानवर या जो भी होगा इसके पीछे है। लेकिन वहां समझने की बात यह है कि उसी झाड़ी के बगल में एक साइकिल खड़ी होती है और उसी के साइकिल के बगल में जूते रखे होते हैं और झाड़ी हिल रही होती है। ए क्या करता है, उस हिलती हुई झाड़ी को देखकर अपनी पिस्टल निकालता है और झाड़ी पर फायरिंग कर देता है, जिससे उस झाड़ी के पीछे जो व्यक्ति था उसकी डेथ हो जाती है। और मान लेते हैं कि झाड़ी के पीछे बी नाम का व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई। जब मामला कोर्ट पहुंचता है और ए की लायबिलिटी हत्या के लिए बनाई जाती है, तो ए अपने बचाव में कहता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, कोई ह्यूमन बीइंग होगा। मैंने ये समझकर गोली नहीं चलाई थी, जबकि मैंने क्या समझा कि इसके पीछे कोई जंगली खूंखार जानवर है, तो उसको अपने बचाव में मैंने क्या किया, गोली चलाई। जबकि अब यहां पे समझना है रीजन टू बिलीव। कोर्ट कहता है कि आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि उस झाड़ी जो हिलती हुई झाड़ी है, उस झाड़ी के बगल में उसके पास में क्या है, एक साइकिल खड़ी हुई है और जूते रखे हुए हैं। तो ये इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए, इस बात का आभास होना चाहिए कि उस झाड़ी के पीछे कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मनुष्य, मानव प्राणी हो सकता है। तो ये क्या है, रीजन टू बिलीव की बात है, और इसलिए आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं दिया जाएगा। तो रीजन टू बिलीव मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेक्शन 26 में रीजन टू बिलीव को डिफाइन किया गया है। अब हम इसी के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एस्टेब्लिश सेक्शन 34 आईपीसी। मतलब सेक्शन 34 गठित करता है, स्थापित करता है, क्या करता है, कॉमन इंटेंशन। ऑप्शन इसके देखते हैं, कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव्ड। सेकेंड ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन, कॉमन इंटेंशन एंड ओवर्ट एक्ट बोथ बी प्रूव्ड। सी ऑप्शन बात करता है कॉमन इंटेंशन नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव्ड, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग यहाँ सेक्शन 34 को समझेंगे। सेक्शन 34 के हिसाब से हमारी जो ऑप्शन है वो कौन सी सही होगी, तो हमारे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। इस क्वेश्चन के हिसाब से कॉमन इंटेंशन बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर्ट एक्ट बी प्रूव्ड। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर देखें तो सामान्य आशय साबित किया जाना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य साबित किया जाना नहीं किया जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम 34 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया जाता है, जैसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें देखें कि जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए कि ये एक्ट जो है वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, और एक्ट कैसा, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। तो हमारा पहला एसेंशियल हो जाएगा क्रिमिनल एक्ट। दूसरी एक्ट क्या होगा, ऐसा जो क्रिमिनल एक्ट है वो क्या किया जाना चाहिए, मोर देन वन पर्सन और क्या कह सकते हैं, सेवरल पर्संस के द्वारा, मतलब एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। तो दूसरा हमारा एसेंशियल क्या हो गया, मोर देन वन पर्सन। थर्ड, ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो है वो कैसे किया जाना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किया जाना चाहिए। चौथा अगर हम इसमें देखें तो चौथा एसेंशियल क्या हो जाएगा, एज इफ
डन बाय हिम एलोन। तो ऐसा एक्ट जो है एज इफ एक्ट डन बाय हिम एलोन, किसी व्यक्ति के द्वारा अकेले किया जाना चाहिए, ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति ने अकेले किया है। एज इफ जो वर्ड है मानो, मानो की, तो ये क्या करता है, प्रलक्षित दायित्व कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करता है। इसी से प्रलक्षित दायित्व की जो बात है निकल कर आती है, इसको आप मेंस के में समझिएगा। इसके बाद अगला क्या है, शेयरिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। जब तक शेयरिंग ऑफ माइंड नहीं होगा तब तक कॉमन इंटेंशन नहीं बनेगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एसेंशियल है वो क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या इसेंशियल ऑफ दिस सेक्शन। ओके, ये हमारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए सेक्शन 34 के। कुछ इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उनको भी हम लोग देख लें तो वो कौन कौन सा है। जैसे वारंट कुमार घोष वर्सेस एम्परर की बात करें तो वारंट कुमार घोष वर्सेस एम्परर की केस में क्या बताया गया है, इस केस को पहले दो चीज जानते हैं, इस केस को क्या बोलते हैं, इसको पोस्ट ऑफिस केस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसे पोस्ट मास्टर मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो लॉर्ड समनर थे, जस्टिस लॉर्ड समनर ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है कि केवल खड़े रहना भी या केवल खड़े रहकर सहायता करना भी अपराध में दायित्व के अधीन होता है, उसमें व्यक्ति की लायबिलिटी बनाई जाएगी, क्योंकि इसमें वारंट कुमार घोष की लायबिलिटी इसी प्रकार से बनाई गई थी। तो ये लॉर्ड समनर के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए पोस्ट ऑफिस केस को किस केस जो केस है उसे किस केस में कहा गया है, तो आपका वारंट कुमार घोष है। पोस्ट ऑफिस मर्डर केस को किस केस को कहा जाता है, तो वारंट कुमार घोष का केस है। किस केस में ये कहा गया कि केवल खड़े रहना भी या खड़े रहकर सहायता करना भी पनिशमेंट के लिए या लायबिलिटी के लिए सफिशिएंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वारंट कुमार घोष में कहा गया ये स्टेटमेंट। और एक और बात, ये स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसको किसने कहा था, तो लॉर्ड समनर के द्वारा इसे कहा गया था। तो आप देखेंगे इससे आपसे एक से कई क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। साथ ही इससे इंपॉर्टेंट जो अगर केस लॉज है, जैसे इसमें हम महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस देखेंगे तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस को क्या कहा जाता है, इंडस वैली केस के नाम से जाना जाता है। और इस केस के अंतर्गत कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बारे में डिफरेंशिएट किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इतना ही जानते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है वॉलंटरली हैज बीन डिफाइंड एज एन, मतलब यहाँ पर पूरी डिफिनेशन बता दी गई है वॉलंटरी शब्द की। और वॉलंटरी शब्द को कहां पर डिफाइन किया गया है, तो इसे सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो है, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया गया है। इतना जानना, इतना करना ठीक है। इससे वॉलंटरी चीज समझ में आ गया कि इफेक्ट कॉज्ड मीन वेयर बाय अ पर्सन इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मींस एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मींस नो और हैड रीजन टू बिलीव टू लाइकली टू कॉज इट, सॉरी रीजन टू बिलीव को हम लोग समझ चुके हैं। सेक्शन 39 जो है वो वॉलंटरी वर्ड से, स्वेच्छा शब्द से संबंधित है। सेक्शन 38, सेक्शन 37 एंड 40 को भी समझेंगे। सेक्शन 40 जो हमारी बात करता है वो ऑफेंस की बात करता है, अपराध की बात करता है, फिर को डिफाइन करता है। और इसी का एक और सेक्शन है जो ऑफेंस को डिफाइन करता है, सेक्शन 2N ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लास जो है, सेक्शन 2 जो है N है वो भी क्या करता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 40 जो है, सॉरी सेक्शन 2N ऑफ CRPC जो है वो किसकी बात करता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पिनल कोड किसकी बात करता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है। एक और सेक्शन है जो ऑफेंस को डिफाइन करता है, वो आप लोग खोज करके कमेंट में बताएंगे कि इसके अलावा तीसरी जगह ऑफेंस को, अपराध को कहां पर डिफाइन किया गया है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको कमेंट करके आप बताएंगे तीसरी जगह कहां पर बताया गया है। सेक्शन 38 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 38 जो बात करता है वो क्या कहता है कि एक से अधिक क्या होता है कि पृथक पृथक व्यक्ति या पृथक पृथक कार्य और पृथक पृथक समय पर करने से उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो क्या होता है कि उससे कोई अपराध कारित हो जाए, वो सेक्शन 38 में बताया गया है। एक सेक्शन 38 को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सेक्शन 38 को जो है हम लोग समझ सकते हैं एक इलस्ट्रेशन, एक उदाहरण के माध्यम से। इसमें क्या होता है, ए और बी आपस में सहमत होते हैं, प्री शेयरिंग ऑफ माइंड से क्या करते हैं कि हम जेड की हत्या करेंगे, और जेड की हत्या किस प्रकार से करेंगे इस चीज को भी वो डिसाइड कर लेते हैं। तो ए और बी जेड को बारी बारी क्या करते हैं, खाने में जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा देते रहते हैं, और फाइनली क्या होता है, एक दिन जेड की मृत्यु हो जाती है, जेड की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब ए और बी पर
मुकदमा किया जाता है तो वहां पर क्या होता है कि ए कहता है कि जो जेड की मृत्यु है हुई है वो मेरे द्वारा दी गई जो डोज थी पॉइजन की उससे नहीं हुई है, ये बी के द्वारा दी गई डोज है। साथ ही वो एक और बचाव लेते हैं कि हमारे द्वारा जो जहर पॉइजन की जो डोज दी गई बहुत कम मात्रा में थी और वो किसी भी व्यक्ति को की हत्या करने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए सफिशियंट नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि इसमें फाइनली जेड की हत्या के लिए ए और बी दोनों को क्या किया जाता है, यहाँ पर लायबल बनाया जाता है। ठीक है, जो अब इसमें हमने आपको बताया कि अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य ए और बी का अलग अलग था, अलग अलग समय पे दिया जाता था अल्टरनेट, एक दिन बी अगले दिन ए, एक दिन बी अगले दिन ए जो है वो पॉइजन के डोज दिया करते थे जेड को। इसके बाद सेक्शन 37 की बात करें तो सेक्शन 37 में क्या बताया गया है कि किसी कार्य को मिल करके क्या होना, किसी अन्य कार्य का हो जाना, मतलब कॉर्पोरेशन से एक्ट के कॉर्पोरेशन से क्या होना चाहिए, कार्य हो जाना चाहिए। सेक्शन 37 इसको भी उदाहरण से समझते हैं। सेक्शन 37 जो बात करता है उसका उदाहरण समझ लेते हैं, फिर उसको हम अभी देख लेंगे। सेक्शन 37 में ए और बी अगर उदाहरण समझें कि ए और बी जो थे वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और दूर उस झगड़े को खड़े होकर के, और कैसे, किसी प्रकार का जो ए है बी को मार रहा है, बी ए को मार रहा है, जिसमें किसी को ए दोनों में से किसी की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है या मेंसरिया नहीं है कि हम दूसरे की हत्या करते हैं या डेथ कॉज करते हैं। सी जो दूर खड़ा होकर देख रहा होता है, जो पहले से ही ए से चिढ़ा हुआ है और ए को मारने के लिए या उससे बदला लेने के लिए वो घूम रहा है। सी क्या करता है, बी को इंस्टिगेट करता है, उसको उकसाता है कि इसको मार और तेज मार, इसको मार डाल। इसके उकसावे में आकर क्या करता है, बी जो है ए की हत्या कारित कर देता है। इसमें क्या होता है, जो बी की जब हत्या कारित कर देता है, क्योंकि ए की हत्या कारित कर देता है बी, तो बी की इसमें इंटेंशन नहीं थी। और हमने देखा है कि इंटेंशन प्लस, हमारे पहले लेक्चर में देखा था इंटेंशन मतलब मेंसरिया प्लस एक्टर सीरियस इज इक्वल टू ऑफेंस। मतलब जब मेंसरिया भी होगा, किसी का इलविल होगी, तभी ही क्या हो सकता है, उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर बी की इंटेंशन ए को मारने की नहीं थी, वो उस सी के उकसावे में आकर या उसके कहने में आकर क्या करता है, ए की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर बी को कल्पेबल होमिसाइड के लिए और सी को ए के मर्डर के लिए लायबल बनाया जाता है। ये सेक्शन 37 है। हम लोग आइए यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन 37 और 38 को। देखिए सेक्शन 37 जो बात करता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। मतलब सेवरल एक्ट से कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो मैंने आपको उदाहरण के हिसाब से बताया कि कैसे होता है। सेक्शन 38 की अगर हम बात करें, अगर हम सेक्शन 38 की बात करें तो सेक्शन 38 क्या बात करता है, पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट्स में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। जो पर्सन है वो किसी ऐसे कार्य में क्रिमिनल एक्ट में संपृक्त हो, जो क्या होता है कि वो उसकी अलग डिफरेंट ऑफेंस में हो जाता है, जिसमें हमें आपको बताया कि ए और बी आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और उसमें किस प्रकार से, जो पॉइजन की बात मैंने बताई उसमें क्या होता है कि पॉइजन देते हैं और उनमें किस प्रकार से उन दोनों की लायबिलिटी बनाई जाती है, जो कि अलग अलग समय पर किए जाते हैं। तो सेक्शन 38 हो गया। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है इलीगल सिग्निफाइज। इलीगल या अवैध का अर्थ क्या है, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, बी एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एवरीथिंग विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शंस, डी क्या है, ऑल ऑफ दैट बिफोर। जब आप सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी की जब बात करेंगे, कौन सा सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी की जब बात करेंगे तो वहां पर इलीगल वर्ड को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी इलीगल वर्ड को डिफाइन करता है, जहां पर क्या करता है, ऐसी कोई चीज जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति क्या है, लीगली बाउंड टू डू, मतलब ऐसा करने के लिए वो क्या है, बाउंड है, तो और वो नहीं करता है तो इलीगली में क्या आ जाएगा, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, जो कोई ऐसा कार्य जो ऑफेंस है उसे करता है, या विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसा कार्य जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। और तीसरी चीज बात क्या है, फर्निशेस सिविल एक्शंस, या ऐसा कार्य किया जाना जिससे क्या है वो सिविल कार्यवाही को उत्पन्न करने वाला हो, तो वो क्या वर्ड हो जाएगा, वो उसे क्या कहा जाएगा, ऐसे कार्य को इलीगल कहा जाएगा, अवैध कहा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के दंड के बारे में बात की गई है, पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। तो कितने प्रकार के पनिशमेंट की बात की गई है, तो 5
टाइप ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। और ये कहाँ बताया गया है, तो सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी क्या बात करता है, सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी पनिशमेंट के संबंध में बात करता है। और अभी क्या है, 5 प्रकार के पनिशमेंट की बात की गई है। इससे पहले जो पनिशमेंट थे वो 6 प्रकार के पनिशमेंट की बात की जाती थी। जो फोर्थ टाइप का जो पनिशमेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, एक्ट नंबर 17 वर्ष 1949 और उसी की धारा 2 के द्वारा उसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। डायरेक्ट पूछा जाए तो 1949 के संशोधन द्वारा रिपील कर दिया जाएगा। 1949 का जो संशोधन था, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बन जाए, 1949 का संशोधन था वो किस नंबर का एक्ट था, तो वो 17 नंबर का एक्ट था। अगर धारा पूछ ली जाए तो वो धारा 2 के द्वारा उसको क्या किया गया है, रिपील किया गया है। इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लें। सेक्शन 53 की किस प्रकार की बात करता है, जो सेंटेंस है, जो डेथ है, सॉरी पहला जो है वो क्या है, डेथ से रिलेटेड बात करता है। सॉरी पहला क्या है, डेथ। दूसरा जो पनिशमेंट बताया गया वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और थर्ड जो है, सॉरी थर्ड मैं फोर्थ बोल गया था बाय मिस्टेक, थर्ड क्या गया है, रिपील्ड बाय एक्ट 17 ऑफ 1949। और फोर्थ हमारा इम्प्रिजनमेंट विच इज टू डिस्क्रिप्शन, नेमली मतलब जो इम्प्रिजनमेंट की बात की, कारावास की बात की गई, वो 2 टाइप्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। कौन कौन से, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, 2 प्रकार की बात की गई है। उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारा चौथा होगा, और 5वां हमारा क्या है, फाइन। तो 5 प्रकार के दंड की बात की गई है। पहला मृत्युदंड के संबंध में बात की गई है, दूसरा आजीवन कारावास की बात करी गई है, तीसरा बात किया गया है इम्प्रिजनमेंट जो कि सादा या रिग्रेस मतलब साधारण कारावास हो सकता है या कठोर कारावास हो सकता है। इसके बाद बात किया गया है किस बात की, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के समर्पण की बात की गई। और अब लास्ट कौन सा 5वां हमारा है, वो जुर्माने से संबंधित बात की गई है, जो कहाँ पे है, सेक्शन हमारा 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड इसकी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो बात करता है, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन एक्सीडिंग रेट 100 imprisonment in default of payment of fine shall not exceed। पूछा गया है कि अगर कोई भी ऐसा अपराध है जो केवल जुर्माने से दंडनीय है और वो 100 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय था और वो उसे पे नहीं करता है, तो उसे कितने दिन के लिए क्या किया जाएगा, उसे कितने दिन के लिए कारावासित किया जा सकता है, कारावास में रखा जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका, वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ के लिए। ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, ये सेक्शन से रिलेटेड है सेक्शन 67 ऑफ इंडियन पिनल कोड की बात करता है, जिसमें कहता है कि अगर 50 रुपए का पनिशमेंट है तो उसमें कारावास, और उसको अगर देने में डिफॉल्ट करता है किसी प्रकार से कोई व्यक्ति, तो वो 2 मंथ के कारावास से कारावास किया जाएगा, सजा दी जाएगी। अगर 100 रुपए तक का है तो 100 रुपए तक के लिए 4 मंथ की बात की गई है। और अगर 100 रुपए से अधिक है तो ये क्या होगा, ये कितना होगा, 6 मंथ। मतलब 100 रुपए से अधिक कितना भी हो, अगर 100 रुपए से अधिक जुर्माना है किसी चीज व्यक्ति पर लगाया जाता है, आरोपी पर आरोपित किया जाता है और उसको देने में वो डिफॉल्ट करता है, तो इस प्रकार से उसकी लायबिलिटी बनाई जाएगी। अगर 50 रुपए तक का जुर्माना है तो 2 मंथ का कारावास होगा, 100 रुपए तक का जुर्माना है तो 4 मंथ का कारावास होगा। अगर 100 रुपए से अधिक का जुर्माना है तो वो उसकी मैक्सिमम कितना, 6 मंथ तक कारावासित किया जाएगा, जो कि सेक्शन 67 ऑफ इंडियन पिनल कोड इस बारे में बात करता है। सफिशिएंट है हमारा इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट, मतलब जुर्माना न भरने पर कारावास समाप्त हो जाएगा, जुर्माना न भरने पर कारावास समाप्त हो जाएगा। तो इसके संबंध में जो बात करता है वो आईपीसी का सेक्शन 68 जो है वो इसके संबंध में प्रावधान करता है। और कब हो जाएगा, तो ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब आप पे अगर जुर्माना लगाया गया है तो क्या होगा, और उस जुर्माने को आप पे कर देते हैं तो क्या कहा जाएगा, तो आपका जो कारावास है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा बात क्या है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट, मतलब उस ऐसे पैसे के नॉन पेमेंट के लिए अगर जिसको आपको पे करना था उसके संबंध में जो कारावास था उसकी अवधि पूर्ण हो जाती है, फिर भी क्या कर दिया जाएगा, उसको समाप्त माना जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन सी जो है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है वो आपके सही आंसर होंगे। तो सी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये जो है वो सेक्शन 68 ऑफ आईपीसी क्या है, इसके साथ डील करता है, इसके बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेगमेंट का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन इन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर
एंड इंटेंशन इज द definition ऑफ गुड फेथ कंटेंट इन। क्या बात करता है? गुड फेथ की बात की गई। किसकी बात की गई यहाँ पर? गुड फेथ। तो गुड फेथ को कहां पर डिफाइन किया गया है? उस डिफिनेशन को बताया गया सेक्शन 52 ऑफ इंडियन पिनल कोड, धारा 52 जो है आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की, वो गुड फेथ के बारे में बात करती है। गुड फेथ को अगर हम बहुत सरल भाषा में समझें तो ऐसा कोई कार्य जिसको ड्यू केयर एंड इंटेंशन से किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको हम सद्भाव या गुड फेथ कहेंगे, या ऐसा कार्य सद्भाव पूर्वक कहा गया, ऐसा माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वो क्या है? सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 बात करता है आईपीसी का डॉक्यूमेंट के बारे में। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसी प्रकार के चिन्ह, कोई आकृति जो होगी वो क्या होंगे? दस्तावेज के रूप में आएगा। जैसे कोई एक शिलालेख जो किसी हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के बाहर लगा हुआ है, उस पर कुछ उत्कीर्ण है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, उस पर कुछ चिन्ह बने हैं, तो वो क्या है? दस्तावेज की श्रेणी में आ जाएगा। तो सेक्शन 29 देख सकते हैं। 29A जो ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट, 29A इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को बताया गया है कि जो आईटी एक्ट है 2000 का, उस आईटी एक्ट में जो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स की जो बात की गई है, उसी को क्या माना जाएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, ये 29A हो गया। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन बचता है वो क्या है? 52A जो हार्बर की बात करता है, संश्रय की बात करता है। मतलब संश्रय या आश्रय जो है वो क्या है? हार्बर यहाँ पर कैसे बताया? किसी अपराधी को, या मतलब किसी प्रकार से आश्रय देना, सहायता देना, कोई ड्रिंक के माध्यम से, फूड ब्लॉक करना। कोई अपराधी है जो अपराध किया है, या आपको पता है कि ये आपराधिक कृत्य कर रहा है, उसको आप फूड सप्लाई कर रहे हैं, उसको पेय पदार्थ दे रहे हैं, उसको आप असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसको छिपने की जगह दे रहे हैं, तो इन सब कार्यों को क्या कहा जाएगा? हार्बर माना जाएगा। और उसको कहां पर डिफाइन किया गया है? तो आईपीसी की धारा 52A में किया गया है, 52A में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, हार्बर जो वर्ड है सेक्शन 52 में जो इसको डिफाइन किया गया है, इसको 52A हार्बर वर्ड जो है इसको 1942 के संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये इस सेगमेंट के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास।